बहुत तनाव है क्या? अरे पता तो करो चुनाव है क्या? एक युद्ध का डर जताकर जीतता है, एक युद्ध की तस्वीरें बेचकर जीतता है। ये दोनों इस प्रकार से जीतते हैं। कारगिल लड़ने के लिए सुरेंद्र सिंह जाता है अपने 2 दिन के बेटे को छोड़कर। आप नहीं जाते मंत्री जी, आपका बेटा नहीं जाता। आपका बेटा क्या करता है? आपका बेटा 25 साल तक अय्याशियां करता है, लड़कियां छेड़ता है, कैमरे देखने जाता है, दुबई जाता है, अमेरिका पढ़ता है, अखिलेश यादव की तरह डेनमार्क पढ़ता है। राहुल गांधी को कहीं पढ़ के ही नहीं आया, उसका तो पता ही नहीं चलना पढ़ के आया कि नहीं आया है। और उसके बाद वो अचानक हिंदुस्तान में लैंड करता है और आप कहते हैं कि इसे प्रधानमंत्री बना दो, आप कहते हैं इसे मुख्यमंत्री बना दो। और उसके बाद अगर किसी सैनिक की विधवा मांगने जाती है आपके पास कि मेरे पति की शहादत का हिसाब दो हिंदुस्तान के हुक्मरानों, तो आपके नेता कहते हैं 10-10 लाख दे तो दिए और क्या दें। हमारे हिंदुस्तान के कवि विनीत ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजे अपने बेटों। अब ये रोल रिवर्सल होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह अपनी लड़ाई लड़ चुका है सेना के मैदान में, अब वो संसद में लड़ाई लड़ेगा। राहुल गांधी ने घर की लड़ाई बेकार करी है, इसे फौज में भेजो, वहां भेजो सर सैनिक बना के, वहां लड़ेगा। भेजो राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज सिंह को। हमको मूर्ख समझते हैं आप? राजनाथ सिंह कहते हैं कि इस देश का नाश तो अंग्रेजी के कारण हो गया। आप अपने बेटे और अपनी बेटी को अमेरिका पढ़ने भेजते हैं और हिंदुस्तान के बेटों से उम्मीद करते हैं कि आपके सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़कर अपना काम खराब करें। जिस दिन आप अपने बेटे को सरस्वती शिशु मंदिर भेज देंगे उस दिन मैं भी अपनी लड़की को सरस्वती शिशु मंदिर भेज दूंगा। आप चाहते हैं वो अमेरिका में पढ़े ताकि वो आकर मुझ पर राज करे और आप सब लोग मूर्खों की तरह देखते रहें। ये अब नहीं चलेगा। मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं इस हजारों की भीड़ में, अगर कोई कांग्रेस भाजपा का आदमी बैठा हो इसी समय मंच पर आए और मुझे ये सूचित और ज्ञापित और सिद्ध करके बता दे कि दिल्ली कैंट से सुरेंद्र सिंह क्यों नहीं जीतना चाहिए। ये बात सूचित करके बता दे, ये बात सिद्ध करके बता दे। उसके विधानसभा में पहुंचने में कहां कमी है? उसने भ्रष्टाचार किया है, वो राघव जी है, वो कुछ और है, वो सैनिक है, वो घर से गया था लड़ने के लिए, वो द्रास गया था, उसने तुम्हारी दलाली खाई हुई बुलेट प्रूफ जैकेट से लड़ाई लड़ी, उसने तुम्हारे दलाली खाने में ताबूतों के साथ अपने लोगों के शव भेजे हिंदुस्तान के सीमाओं पर। ये बेटे जाते हैं, कौन मां अपना बेटा भेजेगी? हिंदुस्तानी सैनिकों की शहादत को पूरी दुनिया सलाम करती है। ये टाइगर हिल, मैं भरतपुर में नौकरी करता था, सरकार की नौकरी में था, ट्रेन में जा रहा था एक दिन, जनरल डिब्बे में बैठ गया क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था। अरविंद केजरीवाल की दोस्ती की हरकतें उन दिनों भी मन में थी कि रिजर्वेशन नहीं है तो अपने आप मत चढ़ो। एक अंधा भिखारी मांगने में निकला संजय भाई, भिखारी मांग रहा था, कारगिल युद्ध होकर निपटा था और उसने गीत गाया, मैया तेरे बेटा एक से बढ़ के एक निकल गए। ब्रजभाषा में गीत गाया और ये पंक्ति उसने ऐसे गाई कि मैंने उठकर उसको गले लगा लिया। मैं साहित्य पढ़ाता रहा 19 साल विश्वविद्यालय में। पिछली साल मैंने दिग्विजय सिंह को आईना दिखाने के लिए नौकरी छोड़ी, रख इस नौकरी को, चल कुछ और कर लेंगे। हम तो ब्राह्मण हैं, मांग कर खाने का इतिहास है हमारा। हम तो 5000 साल से मांग कर खाते हैं और सड़क पर खड़े हुए किसी भी चंद्रगुप्त को उठाकर चाणक्य बनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अहंकारी राजा के सामने खड़े कर देते हैं। ये इतिहास है हमारा। रख तो इस प्रोफेसरी की नौकरी को। लेकिन मैंने 19 साल हिंदी पढ़ाई, मैंने हिंदी में ऐसी लाइन नहीं पढ़ी जो वो भिखारी का रहा। भिखारी तक जा गया था इस देश का। उस भिखारी ने गीत गाया, मैया तेरे बेटा एक से बढ़ के एक निकल गए री, मूड हाथ पे लेके टाइगर हिल पे चढ़ गए। उसमें टाइगर शब्द में 2 अर्थ थे, टाइगर माने ये और टाइगर माने वो हिल। इस टाइगर रोड पर बैठे हुए आज जलसा कर रहे हैं। जब भी आप इनसे पूछिए कि सड़क क्यों नहीं बनी, लोग क्यों मर गए, दामिनी के साथ बलात्कार क्यों हो गया, कश्मीर पे आप क्या कहना चाहते हो, बटाला पर अरविंद केजरीवाल क्या बोला, इस पर क्या हुआ, तुमने शंकर जी पे क्या बोला था। अरे नालायकों, ये सारे कश्मीर, ये सारे इशरत, ये सारे बटाला तुम्हारे और तुम्हारे बाप के पैदा किए हुए। हम तुमसे सवाल मांगने आए, तुम हमें जवाब पूछना चाहते हो। और यही इनकी डर का कारण है। दिल्ली के एक स्थानीय चैनल की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी 37 से 42 सीटों पर आगे बढ़ रही है, जिसको देखकर इनकी हवा खराब है, जिसको लेकर ये परेशान है। क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि तुम्हें कुछ और करना आया भी नहीं था, तुमने जिंदगी में कुछ सीखा भी नहीं था। तुम तो सारे के सारे पापाओं के आप पैदा हुए पप्पू हो, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं सीखा। जब हम आंदोलन में थे तो हम नॉर्थ ब्लॉक में जाते थे बात करने के लिए,
कि भाई लोकपाल में क्या कर रहे हो, 9 दिन हो गए अन्ना को भूखे होते हुए। हमें ये बुलाते थे बात करने के लिए। एक अंग्रेजी बोलने वाला मंत्री है इस देश का, आप जानते होंगे, बहुत पढ़ा लिखा है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, चोटा इतना बड़ा कि विकलांगों की बैसाखी चुरा के खा गया। बहुत अंग्रेजी बोलते था। हम बात करने के लिए गए, उसने हमसे बात की कि हम कुछ नहीं देंगे। किरण बेदी हमारी बड़ी बहन, उन्होंने कहा अन्ना अनशन पर बैठे, उसका क्या होगा? बोले तुमने बिठाया, तुम जानो। हम लौट के आए, हमने रामलीला मैदान में चढ़ के कह दिया, पूरे देश से लाइव जा रहा था कि साहब हम तो गए थे, हमको बहुत डांटा, हमको बहुत डराया, तुम्हारे खिलाफ जांच करेंगे, तुम सबको जेल बंद कर देंगे। हमने पूछा अन्ना बैठे क्या करें? बोले तुमने बिठाया है, तुम जानो। तो हवा खराब हो गई, पूरा देश सड़क पर आ गया। तो उन्होंने मुझे फोन किया अंग्रेजी में और मुझसे बोले कुमार यू गाइस आर बिहेविंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। मैंने कहा सर अपना सेंटेंस सुधारिए, वी आर नॉट बिहेविंग लाइक स्ट्रीट बॉयज, वी आर स्ट्रीट बॉयज ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश की गली के लड़के हैं, हम आपसे यही तो पूछने आए थे, यही तो कहने आए थे। इंटरनेट देखो, इनकी रैलियां देखो, इनके नेता देखो, हवाई जहाज में मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि 66 साल से अरविंद केजरीवाल इस देश का प्रधानमंत्री है, शायद उसी ने कोई प्रॉब्लम कर दी है। ये कैसे हो गया, तुम्हारा केजरीवाल क्यों नहीं बोला? ये कैसे हुआ, तुम क्यों नहीं बोले? फला में ऐसा हुआ, तुम क्यों नहीं बोले? मेरे घर पे आके कुत्ता मर गया तो तुम्हारे केजरीवाल का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? हम तुम्हारे कुत्तों के लिए नहीं है, हम उनके लिए हैं, उनकी आवाज है जिन्हें तुम कुत्ता समझते हो, जिनके बारे में तुमने लंदन में कहा था कि दीज आर गटर स्नाइप्स, ये नाली के कीड़े। राज बब्बर साहब कहते हैं कि 12 रुपए में आ जाती है थाली। मैं तो समझता था कि इंसाफ का तराजू में बलात्कार किया था। ये तो राजनीति को वैसे समझ लिया, लेकिन ये हिंदुस्तान की संतानें हैं, ये जीने तमाम नहीं है कि आपका अत्याचार सह जाएंगे। इस बार आगरा पहुंचा के दिखाइए, संसद में नहीं आगरा जिस काम के लिए विख्यात है उसी में बंद ना करा दिया तो नाम बदल देना हमारा। इतना अहंकार, इतनी बदतमीजियां, और जैसा मुझे पता है इतने सारे काम यहां पर हैं, अहंकार किसी का नहीं रहता। ये अहंकार शीला दीक्षित का कि बरसात को लोग कहने गए कि नालियां भर गई मैडम, घर के आगे पानी खड़ा हुआ है, छोटे बच्चे पूछ रहे हैं कि स्विमिंग पूल में उतरे कि नहीं उतरे, इसका कुछ कर दीजिए, बताइए, कुछ काम करिए। तो कहती है भगवान से प्रार्थना करो, मैं क्या करूं, उसने बारिश करी है तो चिंता मत कर, रिजल्ट आएगा, तुम भी भगवान से प्रार्थना करते मिलोगे कि भगवान ने क्या कर दिया। इतना अहंकार शोभा नहीं देता। और एक चेतावनी दे रहा हूं, यहां जितने बिना टोपी के लोग हैं मेरे जैसे, मुझसे भी लोग कहते हैं कि आप टोपी क्यों नहीं पहनते। मैंने कहा मैं एक सेफ पैसेज रखना चाहता हूं संजय सिंह से, मैं एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहता हूं सुरेंद्र सिंह से, अरविंद केजरीवाल से। 66 साल देश की सत्ता सौंपी है अन्य पार्टियों, मैं इन्हें केवल 6 महीने के लिए दिल्ली सौंपना चाहता हूं। अगर 6 महीने इन्होंने दिल्ली में वो नहीं किया जो 3 साल से कह रहे थे, 6 महीने बाद इनके खिलाफ अनशन पर मैं बैठा मिलूंगा जंतर मंतर। इसलिए मैं इनसे बाहर बिना टोपी के रहता हूं। एक टिप्पणी पढ़ रहा हूं, जो बिना टोपी के लोग हैं वो पहुंचाना इनके पास, अगर भाजपा कांग्रेस वालों से दोस्ती हो। अहंकार में मत रहना। एमसीडी में तुम्हारी सरकार है, विधानसभा में इनकी सरकार है, दोनों के कारण दिल्ली की एक बुरी हालत है, दोनों के कारण दिल्ली का आदमी पानी पीकर मर रहा है, दोनों के कारण लोग बड़े हुए बिलों के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस गुरूर में मत रहना कि तुम्हारी लाल बत्तियां रहेंगी सदा। अहंकार किसी का नहीं रहता। जिस अंग्रेज का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं आजकल। तो तुम्हारा भी अहंकार नहीं रहेगा। एक आदमी, मैं जब पहली बार सुरेंद्र से मिला था, मुझे याद है, बोर्ड क्लब में हमने, बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में। तब मुझे अरविंद ने बताया कि एक ऐसा सिपाही है। मैं मिलने के लिए गया, मुझे सीधे से आदमी से बात करके कार में इतनी जोर के अंदर से रुलाई आई। मुझे लगा कि मैं किस देश में जिंदा हूं, मुझे लगा कि मैं कहां हूं जिस देश के प्रधानमंत्री की यात्राओं पर पूरे 9 साल में 100 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। वहां 3 महीने नौकरी ना करने वाले आदमी को अपनी पेंशन की भीख मांगनी पड़े इन लोगों से। इससे बड़ा सैनिक का अपमान नहीं हो सकता, और इस अपमान का बदला आपको लेना है। 66 साल बनाम 6 महीने की लड़ाई है। मैं कल कह रहा था अरविंद केजरीवाल से, मैंने कहा अगर दिल्ली में सरकार जैसी आने की संभावना लग गई है, विधानसभा के सामने परमानेंट शामियाना लगवाना पड़ेगा तुम्हें। बोले किस बात का? मैंने कहा अनशनकारियों का, क्योंकि इतना सिखा दिया है लड़ना इनको कि जरा सी बात पे अपने ही चले आए करेंगे कि अनशन करने आ रहे हैं, बताओ क्या करोगे आप। मैंने कहा ये स्वराज सिखाया, ये लड़ना सिखाया। लोग हमसे कहते हैं कि 2 साल में हुआ क्या? 2 साल में हुआ ये कि बरखा सिंह ने, हमारी बड़ी बहन, हिंदी कवि सम्मेलन में कविताएं सुनाती थी,
हालांकि जैसे राजनीति दूसरे की है, कविताएं भी लोग कहते हैं कि दूसरे की हुआ करती थी, अपनी कमी लिखी उन्होंने, कविताएं सुनाती थी। आपने उन पर भरोसा करा, उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया। 15 साल से लाल बत्ती लेकर घूम रही है, वहां से शाजिया इल्मी लड़ रही है जहां से वो हैं। लेकिन उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 बजे हिंदुस्तान की एक बेटी का बलात्कार हुआ और वो कह रही है ममता शर्मा कि आज तो संडे है, मंडे को देखूंगी कि क्या हुआ। और कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। मैं बुझा हुआ नहीं हूं, मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं घबराया हुआ नहीं हूं कि इन नेताओं की कितनी परेशानियां हैं। जिस समय दामिनी का कांड हुआ, हम दामिनी को नहीं बता सके, हमें शर्म नहीं आई। हमें शर्म इस बात पर भी नहीं आई कि 125 करोड़ के हिंदुस्तान के पास एक ऐसा अस्पताल नहीं था जो 80 किलोमीटर के सिंगापुर के पास था। हमें वहां भेजना पड़ा उसे इलाज के लिए। क्या सोचता होगा वो मुल्क हमारे बारे में कि ये विश्व शक्ति है, ये बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की, जिनके पास अपनी बहन बेटियों के लिए अस्पताल नहीं है ठीक सा। लेकिन दोस्तों, मेरी आंखें खुशी से डगमगा गई उस समय जब दिल्ली पुलिस ने मुझे लाठियां मारी, या हमारे कई साथी खड़े हैं जो उस समय मेरे साथ थे उस आंदोलन में, विजय चौक पर, सिर्फ ये देखकर कि दामिनी बची या नहीं बची, लेकिन दामिनी के बलिदान ने और हिंदुस्तान के आंदोलनों ने ये हिम्मत पैदा करी कि 66 साल में पहली बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजमहल महाराज राष्ट्रपति के दरवाजे पर 18 साल की लड़कियों ने सुबह सुबह जाकर लात मारी कि दरवाजा खोलो, हिसाब मांगने के लिए आए तुम, पूछने के लिए आए तुम। ये ताकत भी इसी आंदोलन ने पैदा करी और इस आंदोलन का परिवर्तन हुआ जब हमने कहा कि आप कानून दे दो, तो बोले कि नहीं कानून। आज हमसे कह रहे हैं कि हम भाजपा की वोट काटते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बोले दिल्ली में भाजपा को आप हरा दोगे। मैंने कहा कर्नाटक में तो केजरीवाल ही गया होगा तुम हराने के लिए, हैं? हिमाचल में तो संजय सिंह ने रैली कर दी, तुम हार गए। अपने कुकर्म नहीं देखोगे, हैं? ये तुम बड़े अच्छे मौलाना हो कि मेरा हाथी मर जाए तो पड़ोसी की बकरी मर जानी चाहिए किसी प्रकार से। तुम अपने कर्मों से हार रहे हो। और मैं तो गांव से आता हूं, मेरे गांव में एक स्कूल था, मेरा बाबा मुझे अक्सर डराते थे उसी घटना से, उसी चेतावनी से कि फेल मत हो जाना, नहीं तो ध्यान रख, जो किसी स्कूल में किसी क्लास में 3 बार फेल हो जाए तो उसका स्कूल से नाम कट जाता है। दिल्ली के स्कूल में 15 साल हो गए, 3 बार भाजपा हार चुकी है, इसका नाम कट गया दिल्ली के स्कूल से। बाहर लोगों अब शीला दीक्षित को हम हराएंगे। दिल्ली के राजनीतिक स्कूल से। अच्छा, भेजा भी बहुत अच्छा है साहब, अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए नितिन गडकरी। मैं टीवी चैनल में बहस में था तो मैंने कह दिया कि भाई दिल्ली के स्कूल से तुम्हारा नाम कट चुका है, तो भाजपा के लोग बोलने में बहुत तेज है। तो भाजपा का एक प्रवक्ता बड़ा बल बला के मुझसे बोला, आप जिस स्कूल की बात कर रहे हो उसमें तो आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो मैंने कहा सोच ले, बिना एडमिशन की तरह हेडमास्टर हटवा दिया। मैंने कहा समझ ले, अब क्या तुम एडमिशन ले लिया, पूरी क्लास ही जाएगी तुम्हारी इस बार, चिंता मत करना। उसके 7 दिन बाद मिला मुझे एक हवाई जहाज के बाहर उतरने में दिल्ली के भाजपा नेता, मुझसे बोले कुमार जी आप चैनल पर हमसे ज्यादा मत लड़ा करो। मैंने कहा क्यों? बोले 5-7 सीट कम रह गई सरकार बनाने में, तो हमारी मदद लेनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा चलो, तुम इतने में तो आए कि हमारी बन रही है, यहां तक तो तुम्हें पता चल गई इसका मतलब। मैंने कहा सितंबर अक्टूबर आने दो, 5-7 सीट तुम ही ढूंढते फिरोगे कि हमारी 5-7 कहां चली गई। इनका सर्वे हुआ, जैसे अभी एक हमारा सर्वे हुआ जिसमें आया कि हम 35 से 42 सीट जीत रहे। भाजपा का एक सर्वे हुआ, उसमें बताया गया कि 8 सीटें मिल रही हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा साहब 8 मिल रही है, आपकी कोई प्रतिक्रिया? मैंने कहा इनमें 12 तो मुख्यमंत्री हैं, मुझे ये बताओ 4 कौन से मुख्यमंत्री हार रहे हैं, ये सूचित करो हमको। तो दोस्तों, कोई तनाव नहीं रखना, कोई बात नहीं रखनी, बस ये अगले 3 महीने ध्यान रखना है कि 3 सालों में हुआ क्या है, 3 सालों में हमने जिया क्या है। आज मैं यहां इसलिए नहीं आया कि मैं ये कहूं कि आप जगदीप को, ये जगदीप हमारा भाई बैठा है, 84 के दंगों में इसने अपने पिता को सामने इन्हीं कांग्रेसी गुंडों के द्वारा हत्या होते हुए देखा। इनमें से किसी पार्टी में हिम्मत है कि ऐसे व्यक्ति को चुनकर टिकट लेकर आगे लिया? इनमें से किसी में हिम्मत है कि सुरेंद्र सिंह जैसे आदमी को आगे बढ़ाएं? संतोष कोहली हमारी छोटी बहन जो गरीबों के हक के लिए लड़ती हुई नौमाज पर जानलेवा हमले हुए, आज भी फोर्टिस अस्पताल में बेहोश पड़ी हुई है। और ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा कहां से आएगा, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम 14 लाख में चुनाव लड़ेंगे और 14 लाख की कमी नहीं पड़ेगी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे ताबूत घोटाले से तुम्हारे कोयले का पैसा नहीं चाहिए। हमने एक दिन एक कैंपेन चलाया था इंटरनेट पर, आई एम संतोष, और हमने कहा था कि संतोष बेहोश पड़ी है मेरी बहन। संतोष को जब चोट लगी उससे 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, संजय भाई को याद होगा, अरविंद के घर पर। सबसे ये पूछा जा रहा था कि किस कैंडिडेट के पास कितना पैसा खर्च करने की स्थिति है लोगों से मांग कर।
ना हो तो हम मांग कर लाएं। तो संतोष से पूछा कि संतोष, उसने कहा 1 रुपया नहीं आई नहीं। तो अरविंद ने पूछा चुनाव कैसे लड़ेंगे? उसने मेरी तरफ देखकर कहा भाई लड़ाएगा। अरविंद ने मुझसे पूछा हाँ भाई, मैंने कहा हाँ लड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, भाई लड़ाएगा। हमने 1 दिन कैंपेन चलाया और पूरी देश के लोगों से पूछा कि संतोष बेहोश है, 14 लाख रुपए की जरूरत है, केवल 24 घंटे का समय दे रहे हैं, कौन कौन ऑनलाइन पैसे देगा? दोस्तों सलाम इस दिल्ली को कि 32 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर जमा हुए। अब एक संतोष नहीं, हमारी 2 संतोष लड़ जाएंगे उस पर, और वो अपनी जिंदगी की जंग भी लड़ जाएगी उसी पैसे पर। इसलिए ये मत सोचो कि पैसा कहां से आएगा, तुम तो उस दिन की उम्मीद करो। उस दिन देखो शाहदरे जाती हो, आदरणीय शीला दीक्षित जी, लोग पूछते हैं हाल यहाँ का खराब क्यों है, तो कहती हो या तो पहले पागल रहते थे, मैंने रहने लायक बना दिया। पानी में अनाज भीग जाता है, लोग कहते हैं मैडम पानी में अनाज भीग गया, तो क्या हुआ, सड़ा थोड़ी है अभी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैसे झाड़ पर नहीं लगते। इस बार आना वोट मांगने अपनी चाची को लेकर, कहते हैं कि वोट भी वहीं से ले ले, झाड़ में लगे हुए, जा हमारे वोट भी वहीं लटके हुए हैं। इतना इनकार, इतनी बदतमीजियां। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, मैं इस मंच पर खड़े होने के बाद भी आपके बीच, मैंने पिछले 2 साल में कभी गालियां नहीं सुनी, उससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी। मैं तो जाता था, कभी सम्मेलन में जाता था, प्रोग्राम में जाता था, कई लाख रुपए लेता था, पीछे से चला जाता था, पीछे से आता था। मैंने पहली बार देखा, पहली बार धमकी देखी, पहली बार अपने घर पर गुंडे देखे। 28 तारीख को अन्ना का अनशन समाप्त हुआ, 30 तारीख को इनकम टैक्स से मेरे पास आ गए, जैसे भारत का सबसे बड़ा अंबानी मैं ही हूं, पता नहीं। बेचारे लगे रहे पूरे दिन, आखिर में धन्यवाद के अलावा वो दे ही नहीं पाए, और आंख दबा के बोले साहब ऊपर से क्या आप समझ लीजिए। मैंने कहा हम सब समझ रहे हैं, ऊपर तुम्हारा कहां है, और तुम भी उन्हें समझा देना कि उनके ऊपर भी एक ऊपर है जो इंतजार कर रहा है, कभी ना कभी वहां भी जाना है। जितने प्रकार के तुम्हें काम करने हैं कर लो। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं, और ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। अभी तुम किराएदार हो, नवंबर के बाद तुम्हें मकान नहीं मिलेगा कि किसमें तुम्हें बैठना है। ये इस प्रदेश में माहौल बना देना है। अगर दिल्ली आप जीत गए, अगर दिल्ली में आपने ध्वजा फहरा दी जिसकी आहट दिखाई दे रही है, तो 6 महीने के अंदर गुड गवर्नेंस का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक नए संजीवनी बूटी लेकर आइए भाजपा, इन्हें लियाओ, पूरा देश ठीक हो जाएगा। उनसे पूछो कि भाई साहब चीन अंदर घुस रहा है, इस पर कुछ कहना? बोले नहीं इस पे नहीं कहना, वीजा दिला दो अमेरिका। अबे अमेरिका का वीजा कौन सा ऐसा स्वर्ग के रास्ते में फ्लैट है कि ये नहीं मिलेगा तो मर जाओगे? मैं हर साल अमेरिका जाता हूं, लाइव कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जा रहा है। अमेरिका की गरज पड़ती है, हाथ जोड़ता है तो बुलाता है, ना गरज पड़ती है अपने घर रहे, अमेरिका रहेगा, मैं भारत में ठीक हूं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने वाले लोग और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेरिका के वीजा की चिंता करें। उनको चिंता करनी चाहिए कि हिंदुस्तान ऐसा कैसे बने कि अमेरिका वीजा के लिए तरसे यहां आने के लिए। इस पर चिंता नहीं करते, फर्जी कामों में हमारा ध्यान भटकाते हो। एक देश के बड़े लाडले युवा युवराज हैं, वो बाल कटाने विदेश जाते हैं, नाक कटाने हिंदुस्तान आते हैं। वो हर समय जब देखो बाहर ही रहते हैं, जब कोई घटना होती है वो बाहर रहते हैं। देश स्पेन में होता है, पट्टा स्पेन में होता है, वो भारत इसी काम के लिए आते हैं। और आने के बाद उन्हें कहा जाता है ये आ गए, ये मसीहा है, ये बताएंगे अगली बार। दलितों के घर खाना खाया उन्होंने, 1000 दलितों के घर खाना, बाद में तो दलितों ने मना कर दिया कि रहते तो खा के भी बेकार कर रहा है। राजा का ये काम ही नहीं है, नेता का ये काम ही नहीं है कि वो दलित के घर खाना खाए। मैं ठीक बात कहूं तो जितने लोगों के हाथ नीचे वो ऊपर उठे दिखाई दे अगली पंक्ति पर। राजा का, सांसद का, विधायक का, जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि वो दलित के घर खाना खाए। विधायक का काम यह है कि रात को जब अपने घर बैठकर खाना खाए तो चिंता करे कि उसकी विधानसभा में सभी दलितों ने खाना खा लिया हुआ या नहीं खा लिया हुआ, यह उसका काम। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब ये कहते हैं कसम राम की खाते हैं। मैं भाजपा वालों से अनुरोध करता हूं कि इस बार के चुनाव में राम की कसम मत खाना, क्योंकि राम तो हाजर अमर है, तुम्हारे झूठ बोलने में कुछ होना नहीं होगा। इस बार अपने बच्चों की और अपने बाप की कसम खाना, कि कसम बाप की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बार करके देखो, एक बार बाप की कसम खाकर चुनाव लड़ो, सारे के सारों को हरिद्वार जाना पड़ जाएगा 2 महीने बाद। राम का बेवकूफ बना दिया, राम बेच दिया। मैं चैनल पर था, मैंने कहा तुमने तो कहा था मंदिर बनाएंगे, इतनी लाशें गिरा दी थी तुम्हारे नेता ने, जिस नेता को आज तुमने कंडम कर दिया, तुमने कह दिया कि ये बेकार। 83 साल के एक आदमी को घर में छोड़ दिया, बेचारे बुजुर्ग सारे इकट्ठे हो गए गोवा में, वहां का समुद्र तक ऐसा भाया कि अगले को वनवास पे भेज दिया।
कहा बाबा तुम आराम करो, देश को लूटेंगे हम, तुमने नहीं लूट पाया, ठीक है अब हम काम करेंगे। राम इस काम में नहीं मिलते। राम तो उस काम में मिलते हैं जो अयोध्या से चलते हैं लड़ने के लिए दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन से, तो रास्ते में किसी राजा का साथ नहीं लेते, वंचितों का साथ लेते हैं, वनवासियों का साथ लेते हैं, मल्लाहों का साथ लेते हैं। राम के आदर्श की बात करने वाले लोग अंबानी और अडानी की दुकान बनाकर इस देश को रख दें और हम सोचेंगे ये राम का चरित्र ले आएंगे। राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी सोच कर देखे, भगवान राम और उनके छोटे भाई भरत के बीच में 14 साल अयोध्या का सिंहासन फुटबॉल की तरह घूमता रहा। तुम रखो भाई, नहीं मैं नहीं रखूंगा, तू रखे। और उसी पार्टी के सबसे बड़े रहनुमा, मुझे कहना नहीं चाहिए, इतने परेशानी में फंसे कि अपनी भाई की गोली के शिकार हुए। आपने राम के नाम पर राजनीति की, राम अंदर से नहीं किया, अन्यथा ना ये आपके साथ होता ना देश के साथ होता। आपने राम को छोड़ा, राम ने आपको छोड़ दिया कि जाओ तुम मेरे नहीं हो तो किसी के लिए नहीं हो। मैं आखिर में, जैसा सुरेंद्र ने मुझे कहा है, आज ये सुरेंद्र का दिन है, आज कमांडो सुरेंद्र का दिन है, आज संजय सिंह का, कुमार विश्वास का दिन नहीं है, आज उस सैनिक का दिन है जो इस समय भी AK-47 लेकर खड़ा हुआ है सियाचिन के -42 डिग्री सेंटीग्रेड में। आज हर उस सैनिक का दिन है जो आज की दोपहरी में 48 डिग्री में जैसलमेर के आगे खड़ा हुआ था। दोस्तों, मैं हर साल अमेरिका जाता हूं। वॉशिंगटन में एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, वो अपने घर पे खाना खिलाने ले गए, कुछ डॉक्टर्स को बुलाया और कई डॉक्टर से परिचय कराया। मुझे एक खुशी हुई, मेरी आंख भी गई ये जानकर कि राष्ट्रपति ओबामा के 18 डॉक्टर्स की टीम में 13 भारतीय लड़के लड़कियां काम करते हैं। ये हिंदुस्तान के बेटों की इज्जत है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की। ये भारत के बेटों की इज्जत है। मैं सोचकर थ्रिल हो गया अंदर से कि कैसा लगता होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का सबसे दबंग नेता ओबामा हिंदुस्तान के डॉक्टर्स से बेहोशी की दवा लेकर अपना शरीर छोड़ देता होगा कि करो मेरा इलाज बेटा, तुम हिंदुस्तान का मस्तिष्क हो, मैं तुम्हारी प्रतिभा को सलाम करता हूं, करो मेरे ऊपर जो प्रयोग करने हैं। ये बात मैंने आपको बताई तो आपने तालियां बजाई, कम तालियां बजी। अभी बात पर गुस्सा है तो इससे ज्यादा तालियां और वोट गिरवा देना दिल्ली कैंट में। दुनिया के सबसे बड़े नेता हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की प्रतिभा पर भरोसा करते हैं, और एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेता है, उन्हें जरा सी बीमारी हुई तो इलाज कराने विदेश चली जाती है। आप हमारे बेटों पर भरोसा नहीं करती और मैं आपके बेटे पर भरोसा करके हिंदुस्तान सौंप दूं। आप हमारे लड़कों की प्रतिभा पर भरोसा नहीं करती, और हमारे लड़के तो पढ़े लिखे भी हैं भाई। तुम्हारे वाले का तो पता ही नहीं चल रहा है कि 4वीं पास है कि नहीं पास है। अभी तक शोध चल रहा है, उसको रिसर्च ही चल रही है कि कहां से पढ़ के आया। लेकिन ये एक दूसरे से मिले रहते। 9 साल ये खो-खो खेलते हैं, छोटा माल मोटा माल होता। नवीन जिंदल को काम मिल गया तो संजय की अजय गडकरी के चेले हैं MP, उनको भी काम मिल गया, उन्होंने भी कोयला खोद लिया। इन्हें लगा कि ये लड़के बहुत अच्छे आ गए। एक ये बुजुर्ग लिया है अन्ना हजारे रालेगंज से, और ये 5-7 लंगूर है और सामने करोड़ों हिंदुस्तानी है। मजा आ रहा है, हंगामा मचाए जाओ, पूरा देश नाराज हो जाएगा, हमें वोट मिल जाएगी, हम सरकार बना लेंगे। आपने देखा कभी वो मंजन बेचने वाला अजगर दिखाता? अजगर ने कभी मंजन नहीं किया, और वो अजगर दिखा के मंजन बेचता है। इन्हें लगा अजगर ये दिखा लेंगे, मंजन हम बेच जाएंगे। भाजपा को गलत फहमी रही, तब तक तो हम बड़े क्रांतिकारी, तब तो हम बड़े सुखदेव भगत सिंह राजगुरु। मुझे जो भाजपा का आदमी मिलता था, जो RSS का स्वयंसेवक मिलता था, गले लगा लेता, जी खुश कर दिया। कांग्रेस को नंगा कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल आईना दिखा दिया इनको। उन्हें लगा कि ये अपना नंगा करते रहेंगे, जो कपड़े कांग्रेस से उतरेंगे वो हम पहन लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमने कहा भाई तुम विपक्ष हो, चलो तुम पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा काम है, पर लोकायुक्त तो बना दो, लोकपाल को लड़ दो। 3 बातें तुमने सबके सामने कही थी। अंदर जाकर सुषमा स्वराज बोली संघीय ढांचे पर प्रहार है। उसी दिन कहती, जिस दिन अन्ना 2012 में 12 दिन के लिए बैठे हुए थे, उस दिन कहती कि हम लोकायुक्त नहीं बनाएंगे, संघीय ढांचे पर प्रहार है। पता था कि देश इतना गुस्से में कि खुद के ढांचे नहीं बस्ते कहां रखे हुए हैं दिल्ली में। उस समय तो बोले आई सैल्यूट अन्ना हजारे, और बाद में 2-4 महीने बाद बोले नहीं हम नहीं बनाएंगे, तो संघीय ढांचे पर प्रहार है। आपको ये गलत फहमी है कि दुनिया भूल जाती है, दुनिया सब याद रखती है, हिंदुस्तान सब याद रखता है। हिंदुस्तान उस बेटे को जन्म देता है जो 7 साल की उम्र में अपने पिता को जलियांवाला बाग में मरते हुए देखता है, और 16 साल की उम्र में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मार के आता है। हिंदुस्तान उन बेटों को जन्म देता है। लोग कहते हैं 70 लोग कहां से आएंगे, लोग कहते हैं 540 लोग कहां से आएंगे।
भारत माता की कोख इतनी बांझ नहीं है कि वो सिर्फ कलमाड़ी और गडकरी पैदा करे। भारत माँ ने अच्छे बेटे पैदा करना बंद नहीं किया। अभी दिल्ली कैंट ने एक चुन के दिखा दिया, आपने निकाल दिया एक आदमी। दोस्तों इसीलिए कहता हूं, मैं तो बहुत छोटी मिसाल का आदमी, बहुत छोटा कलाकार, रात भर कविताएं सुना के पैसे लाकर अपना घर चलाता हूं। पहले नौकरी करता था। इस देश में बड़े बड़े कलाकार, इस देश में शाहरुख खान, इस देश में बड़ी बड़ी हीरोइन है, प्रियंका चोपड़ा है, कैटरीना कैफ है, जिनके ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर करोड़ों की फैन फॉलोइंग। वो अपने कुत्ते के फोटो लगाते हैं, वो सारे हीरो अपने कुत्ते का फोटो लगाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल में आपने हीरो इमेज का मायना बदल दिया। आज हिंदुस्तान में फिल्म कौन सी हिट हो रही है, पिट रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आज हिंदुस्तान में खलबली उस समय मच जाती है जब 5.5 फीट का 40 किलो का एक लड़का कहता है कि मैं कल कुछ लोगों की जन्मपत्री खोलूंगा, तो 250 नेताओं को नींद आनी बंद हो जाती है कि क्या होगा। यह हिंदुस्तान में आपने चमत्कार करके बताया। एक छोटा सा आदमी चलता है चप्पल पहनकर, घिसी हुई कमीज पहनकर, पैंट पहनकर, अरविंद केजरीवाल, तो ये दिल्ली में इनकी खलबली मच जाती है। दिस केजरीवाल गाय इज वेरी नेगेटिव। केजरीवाल तो कंप्लीट पॉजिटिव है। तुम्हारे यहां एक ही चीज पॉजिटिव है, नाम नहीं लूंगा उसका, कौन सा पॉजिटिव है। दोस्तों ये खलबली इनके अंदर मची हुई है, क्योंकि सुरेंद्र ने कहा है समय भी बहुत हो गया और हमारी पूरी दुनिया में, मैं उन सबके लिए भी चाहता हूं आपसे ताली बजे। इस समय ये आपकी आवाज के थ्रू ये पूरी दुनिया में जा रहा है ये कार्यक्रम। पूरी दुनिया में से हजारों लाखों लोग देख रहे हैं जो आज आप यहाँ कारगिल का दिवस मना रहे हैं, कारगिल की जय मना रहे हैं, और अपनी वेबसाइट पर भी ये चल रहा है। आज एक अखबार की संवाददाता आई थी मुझसे बात करने, बोले आप लोगों की साइबर टीम कैसी है। मैंने कहा 20 लोग हैं। बोले नौकरी पे कितने, मैंने कहा एक टीम ही छोड़ के आए। बोले पैसे कितने खर्च होते हैं, मैंने कहा हिसाब नहीं लगाया। बोले मतलब, मैंने कहा लैपटॉप पे खर्च हुए थे। बोले कितने खरीदे, मैंने कहा खरीदे नहीं, 3 तो मेरे घर से उठा के ले गए, 2 उसके घर से मांग लाए, एक आदमी सड़क पे मिल गया था जी मैं कुछ कर सकता हूं, मैंने कहा लाल लैपटॉप दे दे। चिंता मत कर, क्योंकि फकीर हैं, मुसल्ला रखते हैं, सहबाव जाम रखते हैं, फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। हमने तुम्हें छोड़ रखा था, हमने तुमसे क्या रखा था कि चला लो, सुधर जाओ, वक्त है अभी, मान जाओ, देख लो, नहीं माने तुमने सोचा कि कोई पैदा ही नहीं होगा, ऐसे ही खो खो खेलते रहेंगे, 13 में तुम लूटो, 17 में हम लूट लेंगे, फला में हम। अब तुम्हारी खो खो खत्म है। इस बार आम आदमी खुद अंदर जाएगा और तुम्हें बताएगा कि कानून कैसे बनता है। हमारे संजय सिंह जी के परिचय के साथी को याद है, एक दिन संजय भाई हम साथ रहते हैं गाजियाबाद में, कभी कभी सुबह सुबह सज्जन मिलने आए, स्कॉर्पियो में कुर्ता लगा के उतरे, 15-20 और चेले चपाटे, साहब मैं बड़ा स्वयं सेवक हूँ, बड़ा अच्छा मैंने काम किया है, बस मुझे टिकट चाहिए और आप लड़ाइए मुझे। और मैं विधानसभा का नहीं मांग रहा था, मैं तो लोकसभा की तैयारी करना चाहता हूँ, आश्वासन चाहिए। तो संजय सिंह ने कहा बिल्कुल करिए, पूरी मेहनत करिए, लड़िए भ्रष्टाचार के खिलाफ। फिर मैंने बीच में कहा, मैंने भाई साहब आपको शर्तें पता है वो अरविंद केजरीवाल नामक जो आदमी उसने क्या क्या बात रखी है। बोले जी कैसे, मैंने कहा वेतन आधा मिलेगा आपको, दिल्ली में आपका मकान है, बोले हाँ है, मैंने कहा तो मकान नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, लाल बत्ती नहीं मिलेगी। बोले जी फिर क्या टिकट लूंगा मैंने कहा हम देने गए थे तुझे, भाई तू ही आया था, ऐसा टिकट लेना तो ले ले। बोले जी इससे तो ट्रेन का ही ठीक है, मैंने कहा निकल। तो यहाँ कोई टिकट विकट का नहीं है, यहाँ तो ये टिकट और फजीता है। यहाँ तो असली ताकत इस पार्टी की किसकी है, इस पार्टी की ताकत यह है कि जितने लोग हैं, जितने भी हजार हों, इतने लोग हिंदुस्तान की कोई पार्टी बिना थैली के और बिना पैसे दिए करके बता देगा उस पार्टी को ज्वाइन करना। बताइए आप, ये लाए हुए लोग नहीं है, ये आए हुए लोग हैं। इसलिए आखिर में जैसा कमांडो सुरेंद्र सिंह ने कहा है, उनका कहना है कि एक गीत उन्हें बहुत प्रिय है मेरा, वो मैं सुना देता हूं, जो कारगिल के लिए लिखा गया था, जो इसी मौके के लिए लिखा गया था, उसे सुनाकर। लेकिन मैं आप सबसे कसम चाहता, जितने भी लोग हैं यहाँ मुझे एक कसम देकर जाएं। अभी हमारे एक शिकागो से दोस्त आए हुए हैं, क्या नाम है उनका, मनचंदा साहब, शिकागो वाले डॉक्टर साहब, रायजादा, मुनीश रायजादा साहब यहाँ कहीं खड़े होंगे, वो शिकागो से आए, बड़े डॉक्टर हैं, करोड़पति डॉक्टर है, नौकरी से अपनी छुट्टी लेकर आए 4 महीने के लिए इस पार्टी को जिताने। मुझसे कह रहे थे कुमार भाई, अगर दिल्ली कैंट में भी ऐसा हुआ कि हम इन भ्रष्टाचारियों के सामने अगर हमने कमांडो हरा दिया, तो मैं फिर हिंदुस्तान कभी वापस नहीं लौटूंगा जिंदगी में, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। क्योंकि हार जीत सुरेंद्र की नहीं है, हार जीत एक सपने की है कि बेईमान हार सकते हैं और ईमानदार जीत सकता है। यह सपना अगर टूट गया तो करना पड़ता है।
सुरेंद्र सिंह से कुछ मतलब नहीं है, जगदीप से कुछ मतलब नहीं है, हमारे इन साथियों से कुछ मतलब नहीं है, कर्नल सहरावत से कुछ मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि अच्छा आदमी जीत सकता है या नहीं जीत सकता है, ये बेईमान हार सकते हैं या नहीं हार सकते हैं। इसलिए ये आखिरी मौका है मेरे और आपके जीवन में नहीं आना। मैं जितने भी लोग एक बार हाथ उठाकर हाथ से कसम चाहता हूं, जितने हिंदुस्तान जिनके मन में धड़कता हो, सचमुच हिंदुस्तान की कसम खाते हो तो एक बार भारत माता की जय लगाकर मुझे बताइए कि आप सुरेंद्र सिंह को जिताकर यहां से भेजेंगे। भारत माता के, भारत माता के। सुरेंद्र इतनी आवाज है कि इतनी में तो तेरी विधानसभा पक्की हो जाएगी, चिंता मत कर। मैं चाहता हूं और सुरेंद्र के लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार हमारे जाबाज सिपाही के लिए। क्योंकि कहना आसान होता है, ये किस्सा सुनना आसान है कि संदीप उन्नीकृष्णन खड़े हुए हैं, एलएमजी ले रखी है, गोलियां चल रही हैं, धुआं फैला हुआ है। ये कहना आसान है, जीना बहुत कठिन है। और अगर पता ना हो तो घर जाकर अपनी उंगली में एक हल्का सा कोई चीज चुभा कर देखना, एक सुई चुभा कर देखना, पता चल जाएगा कि सुई की चुभन क्या होती है। उसने तो गोली खाई, ग्रेनेड के छर्रे झेले हैं और द्रास में लड़ाई लड़ी है। वो अपनी लड़ाई उसने हमारे लिए लड़ी। आज के दिन से हमारी लड़ाई उसके लिए शुरू हो जानी चाहिए। 1000 कमियां हो सकती हैं आम आदमी पार्टी, 1000 कमियां हो सकती हैं अरविंद केजरीवाल, 1000 बुराइयां हो सकती है संजय सिंह में और कुमार विश्वास में, लेकिन मुझे समझने में से कोई एक आदमी एक कमी सुरेंद्र सिंह की बता दे, मैं मान जाऊंगा कि उसे हार जाना चाहिए, यहां से नहीं जीतना चाहिए। वही एकमात्र आवाज है जो अंदर पहुंच सकती है और सैनिक के दर्द को अंदर व्याख्यायित कर सकती है। इसलिए उसका जीतना जरूरी है, इसलिए आपकी बात जरूरी है, इसलिए आपका साथ जरूरी है। आखिर में मैं एक गीत सुना देता हूं जो आंदोलन की पैदाइश है, आंदोलन से निकला है। दोस्तों, मुझसे लोग कहते हैं कि आप इनके साथ क्यों जुड़ गए, आपसे तो सब नाराज हो गए, आप तो भाजपाइयों को भी बहुत प्रिय थे, देश के सबसे बड़े पप्पू के मोबाइल में भी आपकी कविता की कोई दीवाना कहता है, वो भी सुनता था। अब आप ऐसे क्यों हो गए कि इनके साथ में सब गालियां देते हैं। मैंने कहा भैया, इन्हें प्रधानमंत्री बनना होगा, मुख्यमंत्री बनना होगा, मेरा भी अपना एक स्वार्थ है। लोग कहते हैं कुमार विश्वास भी पॉलिटिकल हो गया, स्वार्थी हो गया। जी बिल्कुल, मेरा अपना एक स्वार्थ है जिसके कारण मैं इनके साथ 3 साल से खड़ा हूं। और मेरा खुद का स्वार्थ यह है कि आज से 30 साल बाद मेरी बेटी का बेटा मुझसे पूछे कि नाना जी, हिंदुस्तान जाग रहा था दूसरी आजादी के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, आप कहां थे? तो मैं उसे बता सकूं, मैं इन्हीं दीवानों के साथ तिरंगा लेकर खड़ा हुआ था। मैं अपने आप को देख सकूं आईने में, मैं अपने आप से हाथ मिला सकूं। मैं अक्सर देखता हूं मेरे फेसबुक पेज, अक्सर देखता हूं अपने ट्विटर, हमारे कई दक्षिणपंथी साथी रो कर गुहार कर रहे होते हैं, सर आप बहुत अच्छे हो, प्लीज फलाने जी का साथ आ जाइए, फलाने जी के साथ जुड़ जाइए, देश बदल जाए। मैंने कहा पूछ लो, फलाने जी से पूछो कि लोकायुक्त मजबूत क्यों नहीं बना रहा, फलाने जी से पूछो कि अंबानी और अडानी को क्यों बेच दिया सब कुछ, फलाने जी से पूछो कि गुजरात पेट्रोकेमिकल में इतनी धांधली कैसे हो गई, फलाने जी से पूछो कि चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, फलाने जी के पूछो कि ओवैसी चिल्लाता है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते। आप हमें मूर्ख समझते हैं? 3 साल की लड़ाई का सिलाम हिंदू और मुसलमान में खो देंगे। इनके साथ अगर कैप्टन विक्रम बत्रा लड़े तो कैप्टन हनीफुद्दीन भी शहीद हुआ था, उसने नहीं सोचा था कि मुसलमानों में हिंदू हूं। आप हमें बताना चाहते हैं कि इस देश में शहजाद पे राजनीति हो या ईश्वर जहां पे राजनीति हो? जी नहीं, हम आपकी राजनीति को एपीजे अब्दुल कलाम पे लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुसलमान। 65 सांसदों ने लेटर लिखा है अमेरिका को कि मोदी को वीजा मत दो, मोदी से आपकी 50 लड़ाइयां हो सकती हैं, 50 मतभेद हो सकते हैं, आप में दम है चुनाव लड़िए उसके खिलाफ, आप में दम है उसके खिलाफ खुलासा करिए। अमेरिका कौन सा सरपंच लगा जो हमारे घर की लड़ाइयां सुलझाएगा? अमेरिका कौन है जो हमारे बीच में आकर बात करेगा? ये देश की संप्रभुता के खिलाफ है। और सांसदों, आज एक नेता से डरे हुए हो तो उसके लिए लेटर लिख रहे हो, लेकिन जिस समय देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कपड़े उतरवाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, उस दिन अमेरिका को लेटर नहीं लिखा कि तुमने बदतमीजी कैसे कर दी, एक मुसलमान की बेइज्जती कर दी तुमने। उस दिन अंदर का मुसलमान नहीं लगा आपका। दाऊद इब्राहिम पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम पड़ा हुआ है दुबई में, इनमें से किसी राष्ट्रवादी सांसद की औकात नहीं है कि एक साथ सारे सिग्नेचर करके पाकिस्तान को लेटर लिखे कि दाऊद इब्राहिम को हमारे पास भेजो, नहीं तो हम तुमसे संबंध खत्म कर लेंगे। हम कहते हैं अमेरिका से कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, अमेरिका हमारी तरफ हंस के देखता है कि कैसे मूर्ख हो, तुमने घोषित कर दिया क्या? अबे पहले तुम तो कर लो, तभी तो हम करेंगे। तुम्हें तो रेल चलानी है, तुम्हें तो बस में जाना है, तुम्हें तो शांति वार्ता करनी है। मुझे पता नहीं सुरेंद्र को कैसा लगा होगा, लेकिन जिस मुशर्रफ ने, जिस कारगिल के खलनायक ने हिंदुस्तान के जवान बेटों की लाशें भर दी, हिंदुस्तान की माओ के
सिंदूर छीन लिए, उनके बेटे छीन लिए। उसी आदमी के सम्मान में ये पूरा एनडीए 11 महीने बाद मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर खड़ा हुआ था इसी दिल्ली में। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी तुम्हें उसे बुलाकर बिरयानी खिलाने की? और दोस्तों, एक वो सलमान खुर्शीद, उसने कहा जब हमने कहा तुमने विकलांगों के पैसा की चुरा ली है तो चोटने बने की लिमिट है यार, इस पर तो कुछ सोचो। हम फर्रुखाबाद आके लोगों से बात करेंगे कि ऐसा चोर चुन लिया तुमने, तो वो कहता है कि आके दिखाएं फर्रुखाबाद और जिंदा जाकर दिखाएं। हम तो गए और जिंदा वापस भी लौट के आए। सलमान खुर्शीद साहब, अगर इतनी मर्दानगी थी, इतने ही बड़े आदमी थे, तो हिंदुस्तान के 2 बेटों के बिना सिर के शव आए थे पाकिस्तान से, और उसके 5 दिन बाद तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जयपुर में लंच करा रहे थे। मैं सलाम करता हूं अजमेर की दरगाह के उस खादिम को जिसने कहा कि मैं ऐसे हत्यारे की जियारत नहीं कराऊंगा अपने यहां पर जो आया। हमें मूर्ख समझते हो, हमें समझते हो कि हम तुम दोनों की राजनीति नहीं जानते, तुम दोनों की नूरा कुश्ती नहीं जानते हैं। बहुत देर से आपने सुना, आप सबको बहुत बहुत आभार। हम लोग दिन भर से व्यस्त थे, लेकिन हमारा मन था कि किसी तरह से हम यहाँ पहुंचे। अरविंद का भी मन था कि आप तक पहुंचे। मैं आपको तिरंगा सुनाकर समाप्त करता हूं। सभी लोग उसके लिए, बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, और खासकर सुरेंद्र ने कहा, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। एक सैनिक सीमा पर खड़ा होकर क्या मांगता है, सुरेंद्र ने क्या मांगा होगा इस वर्दी में जब वो वहां खड़े होंगे, इस कैंप के लोग क्या मांगते हैं जो सैनिक यहाँ नौकरी करते हैं। निवेदन करता हूं कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता, तालियां सबकी होनी चाहिए। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा, गाओ, होठों पर गंगा हो, होठों पर गंगा हो, बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सजदत आबाद रहे। गोधरा न हो गुजरात न हो, गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, जो से हाथ, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो। गीता का ज्ञान सुने न सुने, मुझे अच्छी तरह याद है, हरिद्वार के एक बहुत बड़े साधु हैं, सामाजिक आंदोलनों के बड़े नेता, उन्होंने सबके सामने कही थी ये बात कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री निशंक ने मुझसे रिश्वत मांगी। आप सबको याद है, आज वो भाजपा उनके लिए दूध की धुली हो गई। कम से कम ऐसा मत करिए कि लोग बाग हम पर विश्वास करना बंद कर, ये काम मत करिए कम से कम, क्योंकि ये पैदा होने में बहुत वक्त लगता है। तब कहता हूं कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार, परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकारिए कहता हूँ हाथ बगर, परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकारिए कहता हूँ, चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में, जन मन में, जन्म हाथ डाला, जन मन में, जन मन में, इस मन में, इस मन में, जन मन में, हर मन में, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलद तरंगा हो, होठों पर गंगा, जोर से गाओ, हाथ, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर। भारत माता के, भारत माता के, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।